अफगानिस्तान में मचे कोहराम की खबरें आप रोज देख रहे हैं, लेकिन जी न्यूज आपको आज जो तस्वीरें दिखाने जा रहा है वो जमीनी सच्चाई है और आपने ये तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी। जी मीडिया की टीम ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें यानी जमीनी सच्चाई आपके सामने रखने का फैसला किया है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, नौजवान सब कैसे अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं और उन पर इस वक्त क्या बीत रही है। हमारे संवाददाता अनस मलिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर काबुल एयरपोर्ट जो लगातार सुर्खियों में रहा है, ये रिपोर्ट भेजी है, ध्यान से देखिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर भीड़ है, भगदड़ है, भूख है, भय है, तालिबान है, कोहराम है और काबुल एयरपोर्ट के अंदर सुकून है, शंका है, अफसोस है, उम्मीद है। आज की तारीख में तालिबानी खबरों के एपिसेंटर काबुल एयरपोर्ट का ये दोहरा सच है और इस सच की एक एक परत आपके सामने रख रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक। I'm standing at the evacuation site where buses are leaving en masse for the Hamid Karzai International Airport. These evacuations are being carried out by the Qatari Embassy. काबुल एयरपोर्ट के अंदर रात की तस्वीर कुछ ऐसी थी। दर्जनों अफगानी लोग जमीन पर बैठे बैठे रात गुजार रहे थे। उनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, ज्यादातर नौजवान थे। सुबह हुई तो एयरपोर्ट पर कतारें लग गई। अपने अपने विमान के सामने लोग खड़े हो गए। इनके चेहरे पर जान बचने का संतोष था तो मुल्क छूटने का दर्द भी। I feel very suddenly because I leave my country and this is my homeland, and because of Taliban, the government is we want to leave the country. छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ अपना मुल्क छोड़ने का दर्द इन अफगानियों के चेहरे पर तो था, लेकिन जब ये कतर के विमान में सवार हो रहे थे तो इनके चेहरे पर सुरक्षा का भाव भी था। At the military side of the Kabul International Airport, hundreds and thousands of refugees, asylum seekers are inside waiting to board planes like these. Thousands are standing outside in a bid in hope to get inside in these secure facilities. देखते ही देखते C-17 ग्लोब मास्टर जैसा विशाल विमान खचाखच भर गया। कुछ लोग सीटों पर बैठ गए, बाकी जो बचे वो विमान की फर्श पर ही बैठ गए। जी मीडिया संवाददाता ने विमान में सवार कुछ और अफगानी नौजवानों से बात की। It is very sad to leave my country, but there was no way without leaving my country because the situation in Afghanistan is getting worse day by day, and there are a lot of rumors and there are a lot of reports that journalists, media activists, social activists are going to be targeted. Absolutely not happy because I'm sad because we didn't expect this to happen. We thought we have our own soldiers, our own army, and we can fight against terrorism. But I don't know what's going on. जिस कतर ने तालिबान डील कराई, अफगानिस्तान में तालिबान को बैठाया, उस तालिबान ने अब पाकिस्तान का पल्लू पकड़ लिया। अब हालात ये हैं कि तालिबान के डर से भाग रहे अफगानियों को वही कतर अपने यहाँ शरणार्थी भी बना रहा है। I'm standing inside the military aircraft. These Afghans, this aircraft takes them to safety, a step closer to freedom. In the first step, they would be flown from here in Kabul to Doha. In Doha, they would be kept for about 40 days where their revision of documentation and eligibility criteria would be checked. If so, if they're eligible, then they get to go to the United States. If not, then they might have to return back to Afghanistan. काबुल से अफगानियों का रेस्क्यू किस युद्ध स्तर पर चल रहा है, इसका अनुमान ऐसे ही लगा सकते हैं कि केवल कतर ने अब तक 7,000 से ज्यादा अफगानियों का रेस्क्यू किया है।
काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अफगान लोगों को, अफगान बाशिंदों को कतरी गवर्नमेंट का एक प्लेन हिफाजत महफूज मुकाम की तरफ लेके जा रहा है। इनकी खुशी जो है वो दादरी सी है, उसको कोई बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वो वापस आना चाहेंगे अपने मुल्क जब वो एक बेहतर और सेफ मुल्क होगा। जो खुशकिस्मत हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर भागने में कामयाब हो रहे हैं। जो एयरपोर्ट के बाहर हैं वो 30 अगस्त से पहले किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब हैं। जबकि तालिबान की पूरी कोशिश है कि काबुल छोड़ रहे अफगानियों को रोका जाए। दुनिया भर में तालिबान के आतंक चरित्र की चर्चा पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस्लामिक अमीरात को लेकर अफगानियों के अंदर जो दहशत फैल चुकी है वो बढ़ती ही जा रही है। अनस मलिक, ज़ी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। तालिबानी आतंक का खौफ तो ऐसा है कि अफगानिस्तान में सिख समुदाय के जो 200-300 लोग बचे थे वो भी अब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ चुके हैं। यहाँ तक कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी भारत लेकर आए। आज उन पवित्र ग्रंथों को सम्मान के साथ गुरुद्वारे में स्थापित कर दिया गया। अब तो नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों को, जो उसकी कट ऑफ डेट 2014 थी, उसकी बजाय 2021 से लागू करने की मांग उठने लगी है। हैरानी तो इस बात की है कि इसी सिख समुदाय के लोग और अकाल तख्त जैसे मंच से CAA का भरपूर विरोध किया गया था, लेकिन आज उन्हें CAA पसंद आ रहा है जब सिर पर इस्लामिक आतंकवाद की तलवार लटकी है। ये हिंदुस्तान है जहां हर मजहब का सम्मान है, हर धर्म के लिए श्रद्धा है और हर पंथ के लिए आस्था है। ये तस्वीरें हैं सिख समुदाय की धार्मिक आस्था के सर्वोच्च सम्मान की, जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को दिल्ली के गुरुद्वारे में पूरी आस्था के साथ स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुद अपने सिर पर लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे में स्थापित करने पहुंचे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम। अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के आतंक से जान बचाकर भागे सिख समुदाय के 46 लोगों का हिंदुस्तान में दिल खोलकर स्वागत किया गया। भारत आए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को लेने के लिए एयरपोर्ट के बाहर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे थे। सिख शरणार्थियों और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेने फूलों से सजी बस पहुंची थी। पवित्र ग्रंथों को लेकर फूलों से सजी धजी बस वेस्ट दिल्ली के न्यू महावीर नगर के उस गुरुद्वारे में पहुंची जिसे गुरु अर्जन देव जी काबुली गुरुद्वारा भी कहा जाता है। वहां पूरे धार्मिक सम्मान के साथ सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। चंवर, झाल और छत्र के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की प्रति लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा खुद पवित्र ग्रंथ लेकर पहुंचे थे। 3 में से एक स्वरूप की स्थापना के बाद सिरसा की आंखों में आंसू थे, दिल में संतोष था और जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी के कदमों की तारीफ। इनके बच्चे पढ़ सके, स्कूल जाएं, उसके लिए भी नागरिकता जरूरी है और ये काम कर सके, इसके लिए भी नागरिकता जरूरी है। हमारा ये कहना है कि अगर 2014 की कट ऑफ लिस्ट है उसको 2021 तक लाया जाए या कोई और स्पेशल प्रोविजन लाए जाएं। जैसे इनकी जान बचाई गई है ऐसे इनको नागरिकता भी दी जाए। ये और बात है कि जब देश में नागरिकता कानून को लेकर अफवाह और भ्रम की सियासी रोटियां सेकी जा रही थी, तब पंजाब की विधानसभा से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक सिख समुदाय के लोगों ने CAA का विरोध किया था। ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर
अतिरिक्त बहस की और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। हालांकि आज जब तालिबान के इस्लामिक आतंक की तलवार अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों पर लटक रही है, तो नागरिकता संशोधन कानून की सीमा 2014 से बढ़ाकर 2021 करने की मांग हो रही है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई तो देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात संकट की वजह से सिर्फ गैर मुसलमानों को ही भारत में शरण मिल रही है, बल्कि बड़ी संख्या में अफगानी मुसलमान भी भारत में शरण ले रहे हैं। भारत में पहले से रह रहे अफगानी शरणार्थी भी खुद के रेफ्यूजी स्टेटस की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत जैसे सर्वधर्म संभाव और विश्व शांति के रक्षक राष्ट्र से ही ये उम्मीद की जा सकती है, वरना तो आज इस्लामिक अमीरात से ही खौफ खाकर मुसलमान दुनिया भर में शरण मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान की ऐसी दहशत है कि वहां के बाशिंदे यानी अफगानी ही अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। इधर हिंदुस्तान में देश विरोधी कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें तालिबान रोल मॉडल लगता है। पंजाब से लेकर कश्मीर तक आतंकवादी उम्मीद से तालिबान ये ख्वाब पाल रहे हैं और उन्हें ये सपना कोई और नहीं, पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान तो अब खुलेआम ये कह रहा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा कराया, अब यही तालिबान कश्मीर फतह करके देगा। वो शायद भूल गया है कि हिंदुस्तान की ताकत और कश्मीर का फैब्रिक। ये कहते हैं कि कश्मीर को काबुल समझने की गलतफहमी मत करना। ये अफगानिस्तान जहां तालिबान तालिबानी दहशत है और खौफ में मुसलमान है। ये आतंक के पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी है। तालिबानी जीत का जश्न है और आतंकवाद की जीत की रैली है। और ये हिंदुस्तान है जहां एक तरफ कश्मीर को खानदानी रियासत समझने वालों की सियासी उठक बैठक चल रही है और दूसरी ओर हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पाकिस्तान ब्रांड दहशत के खात्मे में जुटे हैं। 24 घंटे में 3 आतंकी दोज़ख के सफर पर रवाना हो चुके हैं। कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के इस खेल में जब काबुल से कराची तक और कराची से कश्मीर तक के तार जुड़ें तो पाकिस्तान के आतंकी पाप का खुलासा होता है। कश्मीर में पाकिस्तान का अगला आतंकी कदम क्या होगा, इसका अनुमान पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह तालिबान समर्थक आतंकियों का जश्न चल रहा है वो पाकिस्तान के मंसूबों को जाहिर करता है और भारत ने तो इसकी आशंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तक में जाहिर की है। आज यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग की बैठक थी। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने साफ साफ कहा है कि भारत तो यही उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चुनौती पैदा न करे। इसके अलावा लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किसी भी देश को धमकी देने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल न कर पाएं। ये भी सच है कि पाकिस्तान के लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ आतंक का राज कायम किया है और अफगानिस्तान के हालात ने इन आतंकियों के हौसले और बढ़ाए हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन सभी खतरों से वाकिफ है और भारत इस पूरे क्षेत्र में बड़े मुल्कों से लगातार संपर्क में भी है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी काफी विस्तृत बातचीत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां आज बात करना जिसके बारे में बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे की बयानबाजी का मसला केस मुकदमे से होते हुए जेल हवालात तक पहुंच गया। महाराष्ट्र पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप बदजुबानी का है, लेकिन मिनटों में केस और घंटों में कार्रवाई हो गई।
इन सब के बीच इतना उपद्रव और हिंसा हुई जिसकी खबर तक शायद पुलिस को नहीं मिल पाई। अब नारायण राणे को कल अदालत में पेश किया जाएगा और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी नारायण राणे की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा था। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता उत्पात कर रहे थे। मुंबई, नासिक, पुणे में तोड़फोड़, पत्थरबाजी, नारेबाजी और प्रदर्शन चल रहा था। कल्याण, जलगांव, अमरावती, रायगढ़, औरंगाबाद मतलब पूरा महाराष्ट्र सुलग गया था। उद्धव के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर हमले कर रहे थे, पुतले जला रहे थे। कई जगहों पर बीजेपी और शिवसेना के समर्थकों में आपसी टकराव भी हुआ। और ये सब हो रहा था केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान पर, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर दिया था। शिव सैनिकों ने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। नारायण राणे की ओर से पहले निचली अदालत में जमानत अर्जी डाली गई और खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई, लेकिन फौरन सुनवाई नहीं हो सकी। पुलिस ने उन्हें समर्थकों को आपसी दोनों समर्थकों को बाहर हटाया, आपसी जो झड़प थी उसे दूर करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि इस पूरे झड़प में कुछ पुलिस वाले भी पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। 2 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। फिलहाल जो दरवाजे हैं वो बंद करते हैं। जो नारायण राणे समर्थक हैं यानी बीजेपी के जो समर्थक हैं, दरवाजे के उधर हैं। शिवसैनिकों को यहाँ से हटा दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे इस तरह से कोई स्थिति गंभीर स्थिति बने, फिर से ऐसी झड़प की स्थिति बन जाए। लिहाजा अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस खबर को ध्यान से देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में एक बच्चे की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बच्चे की उम्र थी सिर्फ 1 साल और कल ही उसका जन्मदिन भी था। माता पिता अपने बच्चे रिवान की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहला जन्मदिन ही रिवान का आखिरी दिन बन गया। यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी हाई राइज सोसाइटी में हो सकता है। इसीलिए हमारी आपसे अपील ये, इस खबर को ध्यान से देखिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। मम्मी पापा 1 साल के रिवान के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या पता था कि बेटा बर्थडे वाले दिन ही उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये प्यारा सा हंसता चेहरा अब कभी नजर नहीं आएगा। किसको मालूम था कि रिवान का पहला जन्मदिन ही उसका आखिरी जन्मदिन हो जाएगा। अपने फ्लैट के बाहर बनी इसी चौड़ी रेलिंग से गिरकर रिवान की मौत हो गई। रिवान अपने परिवार के साथ कासा ग्रीन 1 सोसाइटी के टावर A1 की 12वीं मंजिल पर रहता था। परिवार उसका जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लगा था। बच्चा खेलते खेलते सीढ़ियों पर बनी ग्रिल में नीचे खाली हिस्से से गिरकर सीधे बेसमेंट में जा गिरा। अगर आप हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है कि एक मामूली सी लापरवाही एक परिवार पर कितना भारी पड़ गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कासा ग्रीन्स 1 सोसाइटी के अंदर कल एक हादसा घटा। हादसे में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल ये फ्लैट आप देख रहे हैं 1206। इस फ्लैट में एक परिवार सत्येंद्र कसाना अपने बच्चों के परिवार के साथ रहते थे। कल उनके 1 साल के बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन की पूरी तैयारियां चल रही थी और रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच एक हादसा हुआ। दरअसल उनका 1 साल का बच्चा अपने इस फ्लैट से निकलकर खिसकते हुए यहाँ पर सीढ़ियों के पास पहुँच गया और सीढ़ियों से बने ये रेलिंग आप देख रहे हैं। इस रेलिंग के बीच में एक बड़ा सा गैप है। इस गैप में से अंदर फिसलने से बच्चा नीचे -2 तक पहुँच गया।
हादसे के बाद जन्मदिन की खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बच्चे की मौत के बाद परिवार के साथ साथ सोसाइटी के लोग भी दुखी हैं। जहां सांस टूटने लगे, आपको बता दें इसका ऑल्टीट्यूड जो है लगभग 16,400 के आसपास है। जहां खून जमने लगे, -40 डिग्रीज जो है सब जीरो टेम्परेचर्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। जहां हड्डी गलने लगी, जहां मौसम हर पल इम्तिहान ले रहा हो। चाहे मौसम जितना भी खराब हो, बरसात चाहे जितनी भी हो, आप देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुस्तैद हैं, तैनात है, हर चुनौती के लिए तैयार है। और जहां चीन घुसपैठ की कोशिश करे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां एक तरफ चाइना है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉयड है। वहां भारतीय जवानों की तैयारी देखिए। भारतीय सेना का जवान हूं, मैं सीमा पर तैनात हूं। मैं किसी भी मौसम में अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा। मुझे अपने कड़ी प्रशिक्षण और कुशलता पर गर्व है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बंकर, बटालियन हेडक्वार्टर, जहां पहुंची जी मीडिया की टीम। हम फिलहाल है नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जिसको माना जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई में ये बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर। भारत चीन बॉर्डर पर जवानों का जोश हाई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा बंकर बटालियन हेडक्वार्टर कहां है? जवाब है भारत के सिक्किम में। और जी मीडिया की टीम आज आपको सिक्किम में भारत और चीन बॉर्डर पर मौजूद सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखाएगी। 16,400 फीट की ऊंचाई पर बने सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचना एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन सोचिए उन जवानों के बारे में जो इस ऊंचाई पर देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आपके सामने सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम, जहां आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, जहां से -40 डिग्री तक होता है। यानी कि हड्डी गला देने वाली ठंड में भी जवान LAC पर मुस्तैद रहते हैं। इस जगह पर जी मीडिया की टीम भी पहुंची। यहां कैसे चीन के हमले को नाकाम करने के लिए सैन्य बंकर बनाए गए हैं और क्या खास है यहां, देखिए नॉर्थ सिक्किम के बंकर बटालियन हेडक्वार्टर से पूजा मेहता की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। LAC भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश से होकर गुजरती है। लेह लद्दाख से चीन की सीमा सबसे ज्यादा 1597 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से 1126 किलोमीटर और सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा लगी है। और इस समय आप अपने स्क्रीन पर सिक्किम से सटे भारत और चीन बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे से ली गई हैं। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता को नॉर्थ सिक्किम में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे बंकर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचना है, जो कि समुद्र तल से 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। इस बोर्ड को देखकर लगता है कि वो 13,000 फीट की ऊंचाई को पार कर चुके हैं और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी 3,400 फीट की दूरी और तय कर दी। 33 कोर या फिर त्रिशक्ति कोर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है
कि जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो सटा हुआ इलाका है नॉर्थ सिक्किम का, उसको गार्ड कर सके। क्योंकि पिछले जनवरी महीने में भी हमने देखा किस तरीके से कुछ टेंशन रिपोर्ट हुई थी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसके बाद ही हम आज जाएंगे उस पूरे बंकर तक। जी मीडिया की टीम भारतीय सेना के काफिले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में तिब्बतन प्लेटो का इलाका भी दिखाई दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो बंकर बनाए गए हैं, जो नॉर्थ सिक्किम का रीजन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए, ये तिब्बतन प्लेटो का रीजन जो है, जनरल एरिया, ये शुरू हो जाता है। आप देखिए, ये कोल्ड डेजर्ट है पूरी तरीके से, और साथ ही यहाँ पर यही जो सड़क आपको दिखती है, ये सीधे सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाती है, जहाँ एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडिया है। और इसी सड़क के माध्यम से इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी के जितने भी व्हीकल्स है, वो अपनी सप्लाईज है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, और साथ ही उनके ट्रूप्स जो है वो इसी सड़क के माध्यम से जाते हैं। ये बॉर्डर रोड है, और साथ में उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहीं से होते हुए आगे जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर तक। आज आपको दिखाएंगे कि इंडियन आर्मी कितनी मुस्तैद है और किस तरीके से देश की रक्षा कर रही है, जहां एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडियन आर्मी राउंड द क्लॉक वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, और ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी इंकर्जन या स्कर्मिशेस जो है ना हो। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने रास्तों से होकर हम आगे बढ़ रहे थे। अब तक का सफर एक्साइटमेंट से भरा था। कुछ ही घंटों में हम 16,400 फीट की ऊंचाई पर आ पहुंचे। यही वो जगह है, बंकर बटालियन हेडक्वार्टर, और ये रहे भारतीय सेना के बंकर। जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंकर बटालियन के हेडक्वार्टर्स में। हम फिलहाल है नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जिसको माना जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई में ये बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर। आपको बता दें, इसका ऑल्टीट्यूड जो है लगभग 16,400 के आसपास है, और हम फिलहाल नॉर्थ सिक्किम के इलाके में हैं। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, लेकिन सिक्किम की जो सीमा सटी हुई है चाइना से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरी जो पहाड़ी का इलाका आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका है। यहाँ पर पूरी तरीके से फोर्टिफाइड है क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर अपने बंकर्स बनाए हैं, और उसके आगे क्योंकि इसके ऊपर और भी कुछ बंकर्स है और कुछ और भी पोस्ट है, और उसके बाद जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ एक तरफ चाइना है तो वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉयड है। आपको बता दें, बहुत ही तेजी से अरुणाचल और सिक्किम सेक्टर में जितने भी ट्रूप्स तैनात है चाइनीज पीएलए के, वो बेहद तेजी से अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ये बंकर युद्ध के हालात में भारतीय सेना के लिए रक्षा कवच की तरह है। सिक्किम से लगती भारतीय चीन सीमा पर कई बार चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। जनवरी में भी दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी यहां सेना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर काफी जोर दे रहा है। पता चला है कि LAC पर चीन ने चुम्बी वैली में 3 मॉडल गांव बना लिए हैं। चुम्बी वैली भूटान के पूर्व और सिक्किम के पश्चिम में है। सिक्किम के कुछ इलाकों में चुम्बी वैली जो है वहाँ पर 3 मॉडल विलेज को जो है बनाया गया है, और वहाँ पर लोगों को बसाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं है, और अपना जितना भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, और साथ ही ट्रूप्स लगातार वहाँ पे तैनात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 16,400 फीट की ऊंचाई पर हमारे सामने सिर्फ चीन की चुनौती नहीं है, चुनौती मौसम की भी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है और तापमान गर्मी में 10 डिग्री और ठंड के दिनों में 0 से 40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। और इस वक्त नॉर्थ सिक्किम के इस बॉर्डर इलाके में तापमान 2 से 3 डिग्री तक है।
यहाँ पर अगर समर टेम्परेचर्स की बात करें तो 10 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन अगर विंटर टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ से थोड़े ही अगर ऊपर जाएंगे तो -40 डिग्रीज जो है सब जीरो टेम्परेचर्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। 16,400 फीट अबव सी लेवल के ऑल्टीट्यूड पर है, इसलिए वो धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड में रहकर बढ़ाते हैं। जैसे पहले उनको 10,000 पे रखा जाता है, फिर 14,000 में रखा जाता है, और धीरे धीरे जो है, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड में जो है ऑक्सीजन बेहद कम हो जाता है, लगभग जो है 3 to 4% ऑक्सीजन इन दी एयर होता है। जब हम भी पहुंचे तो 2 दिन लगे लगातार हमको एक्लिमेटाइज होने में। है आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि जब ये विंटर मंथ्स आएंगे तो किस तरीके के यहाँ पे ठंड में इनको काम करना पड़ता है। नॉर्थ सिक्किम के इलाके में जहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना से जो सटा हुआ इलाका है सिक्किम का, और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगातार राउंड द क्लॉक जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और नजर बनाए रखें ताकि कोई भी चाइना मिस एडवेंचर नहीं करे, और कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। जवानों को इस मौसम से निपटने के लिए खास तरह की जैकेट्स दी जाती हैं, जिसे ECE जैकेट कहते हैं। 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था। जी न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आपको फॉरवर्ड एरिया में आपको दिखाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वर्ल्ड्स हाईएस्ट बंकर बटालियन का हेडक्वार्टर कैसा होता है और किस तरीके से इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है लगातार चाइनीज ट्रूप्स को कैसे फेस करते हैं। लेकिन हमको भी यहाँ पहुँचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमको एक ट्रांजिट कैंप में रहना पड़ा क्योंकि हमको भी एक्लिमेटाइज करना था इंडियन ट्रूप्स की तरह। लेकिन जिस तरीके से हम फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं नॉर्थ सिक्किम के फॉरवर्ड एरिया में, आपको बता दें यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। लगभग जो है 14,000 की फीट में हम एक ट्रांजिट कैंप में रुके और हमने एडजस्ट करने की कोशिश की कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में कैसे रहना है, और उसके बाद ही आज हम 16,400 की फीट में पहुंचे हैं इस हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके में जहां पर बंकर्स बने हुए हैं। नॉर्थ सिक्किम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनार के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा लगी है और बीते कुछ सालों से लद्दाख के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के ज्यादातर मामले सिक्किम से ही आते हैं। अभी आपने नॉर्थ सिक्किम से हमारी रिपोर्ट देखी, अब आपको LAC पर ईस्ट सिक्किम से भारतीय सेना की तैयारियों पर रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्किम में LAC पर हमारी रिपोर्टिंग का ये दूसरा दिन था। नॉर्थ सिक्किम के बाद अब हम सिक्किम के पूर्वी इलाके में थे और यहाँ मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बारिश हो रही थी लेकिन भारतीय जवानों का जोश हाई था। LAC से सटे ईस्ट सिक्किम के इस इलाके में बारिश के बीच भी हमारे सैनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तोप और हथियारों के साथ अभ्यास में जुटे थे। मेरे पीछे गन 155 mm बोफोर्स है। यह स्वीडन मेड है और भारतीय फौज में लेट 80s में इसको भारतीय फौज में शामिल किया गया था। यह गन 30 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को एंगेज करने की काबिलियत रखता है और साथ ही विभिन्न प्रकार का एम्यूनेशन फायर कर सकते हैं। बोफोर्स तानने से लेकर परेड तक LAC पर तैनात ये जवान बारिश में भी अपना दम दिखाते रहे। चैलेंज तो बहुत होते हैं, हम हमेशा तैयार है दुश्मन की किसी भी चुनौती के लिए। मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, मैं सीमा पर तैनात हूँ। मैं किसी भी मौसम में अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा। मुझे अपने कड़ी प्रशिक्षण और कुशलता पर गर्व है। दुश्मन की कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। मैं अपनी देश की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखूंगा। जय हिंद। ये जज्बा ही तो है कि विपरीत हालात में भी हमारे जवान चीन की हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए डटे हुए हैं।
इस सिक्किम के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर हम हैं अभी फिलहाल, जहां पर ये ऑल्टीट्यूड लगभग 12,500 के आसपास है। यहाँ पर जो इंडियन आर्मी ट्रूप्स के जवान जो तैनात होते हैं इस हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में, उनको भी एक्लिमेटाइज करना पड़ता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड इतना हाई है यहाँ पर, और साथ ही ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप करते हैं। उन सारी समस्याओं के बीच और चैलेंजेस के बीच उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि भारत की सीमा को किस कदर उनको सुरक्षित रखना है, और साथ ही जितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन दुश्मन के हर कड़ी नजर उन्होंने बनाए रखी है और यहाँ पे मुस्तैद हैं। ईस्ट सिक्किम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.